डिवीजन भी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। चलिए आइए हम लोग क्लास को चलिए अस्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। सो उद्देश्य मैचिंग करना है, मैचिंग करके बताना है। तो ये प्रायिकता प्रतिचयन से संबंधित होता है। और सो उद्देश्य क्या होता है? गैर प्राचलिक होता है। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व समानुपात को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श कहते हैं। और अंतर को हम क्या कहते हैं? प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लास को शेयर करते रहिए आप सभी। कौन सा ऑप्शन होगा? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा आयोग है? 1964 और 66, 1882, 1917 और 1937 और 2005। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, कहिए तो पूछ लें। अगर आप लोग का आदेश हो तो पूछ लें। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा आयोग, स्वतंत्रता के बाद का कौन सा आयोग है? तो अगर यहां से देखा जाए तो ए और ई ऑप्शन क्या आ रहा है? सही आ रहा है। ठीक है, ए और ई दो ऑप्शन सही हैं। अगर आपको ये डेट पता है तब, अगर डेट नहीं पता है तब तो आप काम नहीं हो पाए। ठीक, हाँ डेट अगर पता है तो। एक क्वेश्चन है कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, इस एजुकेशन सब्जेक्ट को बीए स्तर पे प्रारंभ करने का कार्य किस आयोग ने किया? और बीए प्लस एमए दोनों स्तर पे पढ़ाने की बात किस आयोग ने किया? दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन सब्जेक्ट को बीए स्तर पे पढ़ाने की वकालत किसने किया? कौन सा आयोग बीए और एमए दोनों को, बीए एमए स्तर पे एजुकेशन को पढ़ाने की वकालत किया? दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब तक।
दो प्रश्न हैं। सोच समझ के आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आंसर आ रहे हैं भाई, बताइए। देखिए, एजुकेशन को यानी कि किस आयोग ने बीए स्तर पे पढ़ाने की बात कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग ने की। कोठारी आयोग ने बीए और एमए स्तर पे पढ़ाने की वकालत की। किसने किया? कोठारी आयोग। एक क्वेश्चन और है, उसका जवाब दे दीजिएगा, आगे बढ़ते रहते हैं। फिजिकल एजुकेशन के टीचर को सबसे पहले किस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय में होने चाहिए? फिजिकल एजुकेशन के टीचर या उसके निर्देशक, उसके विभाग की स्थापना करने की बात हायर एजुकेशन में सबसे पहले किस आयोग ने किया? किसी शोध उपकरण की विश्वसनीयता, वैधता के संबंध में कौन सा तथ्य सही? जैसे फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर होते हैं, उनको नियुक्त करने की बात सबसे पहले किस आयोग ने किया? इस ऐप में इस समय पढ़ा रहे हैं हम, फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा रहे हैं और सेकंड पेपर में। विश्वसनीयता हेतु निरंतरता एक अनिवार्य, वैधता विश्वसनीयता हेतु पूर्व शर्त है। उल्टा है, विश्वसनीय विश्वसनीय परीक्षण हमेशा वैध होता है, ये भी बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है। और दो ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो ए और डी ऑप्शन क्या होगा? सही। ठीक है, कोई बता नहीं पा रहा है? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कल जवाब देंगे हम। ठीक है, यानी फिजिकल एजुकेशन जो शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना या निर्देशक को नियुक्त करने की बात किस आयोग ने किया सबसे पहले, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप। ये क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे आपने, आप जेआरएफ होना चाहते हैं, ठीक है, इसको हमने कर दिया वैधता। ठीक है, आप नेट हैं, इसको हमने कर दिया विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, आपसे कोई पूछेगा जेआरएफ है तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी। तो यानी कि किसी परीक्षण में अगर वैधता है तो नेट तो 100% होंगे ही होंगे। अगर नेट है तो हो सकता है जेआरएफ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, फेमस हो गया, 2 लाख में आईपीएस बन गया, पूरा रील बना, फेमस हो गया। पढ़ने की क्या हो सकता है, पैसा कमा रहे हैं। जब कोई शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम बोध संबंधित संकल्पना को समझने, अधिगम के आधार पर व्यवहारिक कार्य निष्पादन करने के लिए समर्थ बनाता है, तो शिक्षण का स्तर कौन सा प्रकार है? जो शिक्षण के स्तर हैं वो 3 स्तर होते हैं। और 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। यानी कि 3 स्तर होते हैं और मेमोरी लेवल जिसको हार्वर्ड द्वारा बनाया। और इसका की पॉइंट क्या है? रटने की अगर बात कहीं पर, रटने की बात की जाए, कहीं व्यवस्थित करने की बात की जाए, किसी चीज को सिस्टमैटिक रखने की बात की जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल में जहां मोरिशन का नाम आता है, मोरिशन का, जब आपको कहीं संबंध शब्द मिल जाए, संबंध शब्द मिल जाए, उदाहरण गैर उदाहरण, उदाहरण गैर उदाहरण, गैर उदाहरण मिल जाए, सकारात्मक उदाहरण, नकारात्मक उदाहरण, विमर्श स्तर को हंट का नाम आता है। और यहाँ पे सृजनशीलता, सृजनशीलता शब्द मिल जाए, सृजनात्मकता मिल जाए, यहाँ पे समस्या समाधान मिल जाए, समस्या समाधान मिल जाए, यहाँ पे आपको शब्द मिल जाए
परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, ऐसे शब्द आपको मिल रहा है तो ये की पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? की पॉइंट। और यहाँ पे बोध, अधिगम के बोध, संबंधित संकल्पना समझने, अधिगम व्यवहारिक कार्य निष्पादन करने में समर्थ बनाता है। हाई लेवल थिंकिंग की बात की जा रही है। क्लियर है भाई? हाई लेवल थिंकिंग की बात की जा रही है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम आयु को निम्नलिखित में से किन आधार पर होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा की अगर बात किया जाए तो 15 से 35 वर्ष आयु के विद्यार्थी, 15 से 35, 2 अक्टूबर 1978 को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है। कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले कोठारी आयोग का ध्यान जाता है। किसका? कोठारी आयोग का ध्यान जाता है। ये जो प्रौढ़ शिक्षा है ये एंड्रोगॉगिक। हाँ जी, पूछिए, बिल्कुल पूछिए प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। 15 से 35 आयु वर्ग के जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं, जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उन्हें ही हम, जो अनुभव आधारित हो, जो स्वनिर्देशित हो, जो सीखने की तत्परता हो, औपचारिक शिक्षा प्रणाली होगी ही नहीं, और कठिन अधिगम परिवेश भी नहीं होगा। कठिन अधिगम परिवेश भी नहीं होगा। रिगेड का मतलब, भारत में खुली शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा जी, खुली शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दीजिए तो बता दे, नहीं तो देखना पड़ेगा मुझे। अधिगम के क्रियात्मक पक्ष बालकों को सृजन करने के लिए पहलुओं से संबंधित कौशल अर्जन में सहायक। थोड़ा लास्ट तक कोशिश करते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक है, अधिगम को क्रियात्मक पक्ष बालकों के सृजन करने के लिए पहलुओं से संबंधित कौशल अर्जन में सहायता करता है। अधिगम का क्रियात्मक पक्ष संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष से बहुत अधिक संबंध, जो कि बच्चों को संप्रत्यय समझने, संबंधित कौशल को विकसित करने, अभिव्यक्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। दोनों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम लास्ट में बात करेंगे ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, ओपन कॉलेज की कहानी कहां से स्टार्ट हुई, हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अधिगम के क्रियात्मक पक्ष, जो क्रियात्मक पक्ष होता है, यानी ब्लूम की टेक्सोनॉमी से संबंधित है, जो सृजन करने के लिए कतिपय पहलुओं से संबंधित कौशल को अर्जित करता है। और दूसरा ऑप्शन क्रियात्मक पक्ष संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष से बहुत संबंधित होता है, जो कि बच्चे को संप्रत्यय को समझने, कौशल को विकसित करने में, अभिव्यक्ति निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, प्रश्न पूछना अच्छी बात है, प्रश्न पूछने के लिए ही ये यहाँ आप आए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। यथार्थवादियों के अनुसार पाठचर्या में सोपानकी क्रम का अनुसरण किया जाता है, जिसमें अमूर्त विषय शीर्ष पर, अल्पकालिक विषय सबसे नीचे हैं।
प्रयोजनवादी पाठचर्या में उन अनुभवों विषयों पर बल दिया जाएगा जिसके फलस्वरूप दर्शन शास्त्री संवाद और विकल्प चयन अग्रणी होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। 7 का आंसर करिए। ठीक है, चलिए। तो यथार्थवादी यानी यथार्थवाद को वास्तविकतावाद भी कहा जाता है, वास्तविकतावाद भी कहा जाता है, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सोपानकी क्रम में किया जाना चाहिए और दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये जो यथार्थवादी हैं ये पाठचर्या में सोपानकी क्रम, इसका मतलब विज्ञान भी सुव्यवस्थित क्रम और विज्ञान को ये मानता है, अनुसरण किया जाता है, जिसमें अमूर्त विषय शीर्षक नीचे होते हैं। यानी पहला ऑप्शन क्या है, कथन सही है। दूसरा कथन है प्रयोजनवादी पाठचर्या में उन अनुभवों और विषयों पर बल दिया जाएगा जिसके फलस्वरूप दर्शन शास्त्री संवाद विकल्प चयन अग्रणी होंगे। यानी ये ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ दर्शन पे बल दिया गया है। यानी सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे असत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, कुछ शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व शिक्षा में बदलाव के सवाल, शिक्षा और जन आंदोलन। दीवा स्वप्न किसका है, गीजू भाई बघे का। साधना सक्सेना, कृष्ण कुमार और अनिल सदगोपाल। इसको मैचिंग करना है, मैचिंग करके बताना है। यानी पहले का ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा। और शिक्षा में बदलाव के सवाल, अनिल सदगोपाल। और शिक्षा और जन आंदोलन, साधना सक्सेना। यानी ऑप्शन कौन सा, इस डी। देश में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शीर्षक निकाय द्वारा अधिनियमित किया जाता है। क्या एनसीईआरटी द्वारा, जिसको 1 सितंबर को स्थापना किया गया 1961 में, जो स्कूली शिक्षा के लिए कार्य करता है और जिसको वर्तमान में यानी कि सम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया गया। ठीक है, कब से, 29 जुलाई 2023 से, 2023 से इसको सम विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। एनसीटी जिसकी स्थापना 1973 में होती है, 1993 में एक्ट ला करके संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और 17 अगस्त 1995 को पुनः गठित किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन 1962 में स्थापना होती है। एक सम विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रशासन प्रबंधन के लिए काम करता है। तो अध्यापक शिक्षा की बात की जाए, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। समस्या समाधान व्यवहार की वैज्ञानिक प्रक्रिया के निम्न पदों को उचित क्रम में रखिए। किसके लिए, समस्या समाधान व्यवहार की, समस्या समाधान व्यवहार की वैज्ञानिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10। समस्या समाधान व्यवहार से संबंधित
सबसे पहले समस्या की जागरूकता, जागरूकता के बाद समस्या का बोध करना, बोध के बाद समस्या से संबंध संगत सूचना का संग्रहण करना, और समाधान हेतु आभास, और लास्ट में हम क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा इसका है, सी ऑप्शन। क्रैथवॉल और अन्य के अनुसार भावात्मक पक्ष के संगठक कौन? प्रश्न नंबर 11, भावात्मक पक्ष यानी कि ये जो बोध है, बोध इसमें नहीं आता है, बोध इसमें नहीं आता है, और बाकी के सब आते हैं। यानी बोध किस में आता है, भावात्मक में नहीं आता है, ये आता है संज्ञानात्मक। गहने के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है? गहने का सोपान के सिद्धांत 8 स्टेप उन्होंने दिया, कौन सा उसमें नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, उद्दीपक अनुक्रिया श्रृंखला कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात नहीं करते। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण मामलों में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं? अंतःक्रिया का अर्थ शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों की भागीदारी, शिक्षक असाइनमेंट के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करता है, इसमें यह जानने की मदद मिलती है कि शिक्षक प्रभावी है या नहीं। शिक्षक व्याख्यान देकर, प्रश्न पूछकर, निर्देश देकर, आलोचना करके विद्यार्थियों को प्रभावित कर। फ्लैंडर्स के इंटरेक्शन मामले में कहीं भी शिक्षक असाइनमेंट के माध्यम से मूल्यांकन नहीं करता है, कहीं भी असाइनमेंट का जिक्र है नहीं है। प्राचल और सांख्यिकी के मानों के अंतर को क्या कहा जाता है? प्रथम प्रकार की त्रुटि, सेकेंड प्रतिचयन त्रुटि, और क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहा जाता है? सैंपलिंग एरर। इसको क्या कहा जाता है? सैंपलिंग एरर। बौद्ध धर्म नास्तिक मत है, भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक, वेदों में आस्था के बारे में है। भारतीय धर्म नास्तिक मत है, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक वेदों के आस्था के बारे में है, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन कौन सा करेंगे? ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एमएचआरडी के केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या? एमएचआरडी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1985 में एमएचआरडी की स्थापना हुई, लेकिन अब इसका नाम क्या है? तो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग। एक दो दिन पहले ही क्वेश्चन कराए थे, परसों शायद हुआ था ये क्वेश्चन। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए, उच्चतर शिक्षा में बहुसांस्कृतिक अंतर विषयों के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण करना, कैसे पाठ्यक्रम को अभिकलित किया जाए। इसका ऑप्शन कौन सा है? सी है। ठीक है, क्या है? सी है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति धारणाओं को सर्वाधिक अच्छी तरह से मापने का प्रयत्न करता है?
क्वेश्चनायर है, चेकलिस्ट है, ओपिनियन है, या बोध पैमाना है, या एटीट्यूड स्केल? निम्नलिखित में से शोध उपकरण, कोई रिसर्च आप कर रहे हैं और रिसर्च में आपको टूल पहले से नहीं मिला, आपको टूल को बनाना है, उपकरण का निर्माण करना है। तो उपकरण के निर्माण में किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति अवधारणाओं को सर्वाधिक अच्छी तरह से मापने का प्रयत्न कौन कर सकता है? एक ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये ई है। क्या है? ई है। यानी कि सबसे अच्छा जो होगा ओपिनियन, ओपिनियन के साथ बोध पैमाना, और यानी सी और डी और, ठीक है। यहां दो बातें, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंद घोष। रविंद्रनाथ टैगोर या सर्वोदय दर्शन, मैन मेकिंग की बात, नव्य वेदांत, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर जो बात करते हैं वो दूसरा महात्मा गांधी गतिविधि आधारित शिल्प क्रेडिट, और विवेकानंद पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक नव्य वेदांत की बात करते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रटने सीखने की बजाय अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पे बल दिया गया? बल दिया गया, बताइए। सुबह की अभी तो क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रटना सीखने की बजाय अवधारणाओं को आलोचनात्मक समझ पे बल दिया गया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग जिसको शिक्षा आयोग कहा जाता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? कौन करता है? यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। अभी सुबह की क्लास नहीं चल रही है, ऐप में चल रही है। समावेशी विद्यालय के परिसर में बच्चों को समग्र विकास का उत्तरदायित्व समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका भाई? समावेशी शिक्षा विशेष अध्यापक चिकित्सीय प्रमाण बोर्ड द्वारा मुख्य अध्यापक परामर्शदाता विद्यालय और माता पिता विषय अध्यापक है, यानी बी और सी और डी और जिला शिक्षा